हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मेरा जो ये उद्देश्य है वह ये है कि 10वीं कक्षा में जो बुक चल रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें जो बुक में है वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाने चाहिए और बहुत शॉर्ट में, ताकि आपका जो कीमती समय है दोस्तों वह बचे और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, इसमें जो पहला वीडियो है उसके बाद में हम चलते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है इसका जो मूल स्थान जो है, जो मगध महाजनपद था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। तो महाजनपद जो है दोस्तों, उस मौर्य से पहले हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश का, उसके बाद में नंद वंश का। तो दोस्तों, घनानंद का शासन चल रहा था 326 ईस्वी पूर्व में। और कौटिल्य चाणक्य जो कि बहुत जागरूक विद्वान था, उसने बाहरी खतरे को देखते हुए घनानंद से कहा कि आप कुछ कीजिए, लेकिन घनानंद बहुत अहंकारी दम्भी था। उसने अपमानित किया चाणक्य को और चाणक्य ने तभी यह प्रतिज्ञा कर ली कि नंद वंश के विनाश के पश्चात ही मैं अपनी शिखा बांधूंगा। तो इस प्रकार से एक बार जब वो सर्च ऑपरेशन उनका चल रहा था, तो उन्हें अचानक एक बच्चा दिखता है जो कि राजकीलम नाम का खेल खेल रहा है और एक राजा के जैसे वो बहुत अच्छी प्रकार से न्याय कर रहा है। और इस खेल में तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसे शिष्य मिला और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, नंद वंश का विनाश करके। 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन है। दोस्तों, 305 ईस्वी पूर्व में, जैसे कि पहले अंदाज़ा था चाणक्य को, उसी प्रकार से 305 ईस्वी पूर्व में, ये ईस्वी पूर्व जो संवत संबंधित जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें। अगर संवत ईस्वी पूर्व और ये शक संवत विक्रम संवत के जो भी क्वेश्चंस हैं, कभी कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, तो वो आप वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस ने आक्रमण कर दिया दोस्तों, और इसमें सेल्यूकस की हार हुई और सेल्यूकस को अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और बदले में 500 हाथी लिए और कुछ प्रदेश उसे सौंप दिए। इसके बाद इसका एक जो दूत है मेगस्थनीज, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने पाटलिपुत्र में भी वह गया और समाज को, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों परीक्षा में। इंडिका इसकी पुस्तक थी मेगस्थनीज की। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला लिया और इसने दक्षिण में भी आक्रमण किया, जिसकी जानकारी 2 तमिल ग्रंथ हैं, अहनानूरू और मुर्नानूरू। इन दोनों तमिल ग्रंथों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स। भद्रबाहु से दीक्षा ली इसने 298 ईस्वी पूर्व और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर संथारा या संलेखना भी कहते हैं इसे, संथारा या संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए। यह विधि दोस्तों जैन धर्म में अपनाई जाती है। जब जो जैन धर्म का कोई भी व्यक्ति उपवास द्वारा अन्न और जल का त्याग करके अपना जीवन त्यागता है, तो उसे संथारा या संलेखना कहते हैं। कुछ साल पहले बहुत विवादित सुर्खियों में रहा था ये। तो इसके बाद दोस्तों शासक बनता है बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार का शासन था 298 से 272 ईस्वी पूर्व। इसे यूनानी जो लेखक है वो अमित्रोचेट्स कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये तीनों नाम बहुत ज़रूरी हैं, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अमित्रोचेट्स कहते थे बिंदुसार को। अब इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक शब्द है चैट्स। तो चैट शब्द बहुत इजीली सभी हम जानते हैं, चैटिंग करते हैं हम, व्हाट्सएप चैट करते हैं। तो ये सभी जो इंग्लिश वर्ड हैं, तो इंग्लिश वर्ड का मतलब हो गया यूरोपियन का मतलब उस समय था यूनानी। तो बहुत इजी हो गया इसको पिक करना कि अमित्रोचेट्स जो शब्द है ये यूनानियों ने काम में लिया। किसके लिए दोस्तों? बिंदुसार के लिए। इसके बाद वायु पुराण में दोस्तों उसे कहा गया है भद्रसार, याद रखिएगा। वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार और जैन ग्रंथों में कहा गया है सिंहसेन। तो 3 नाम हो गए, अमित्रोचेट्स, भद्रसार और सिंहसेन। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होता है दोस्तों, दिव्यावदान एक पुस्तक है जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी का पता हमें जानकारी मिलती है। तो उसमें ये उल्लेख है कि 2 केंद्र थे, एक तो तक्षशिला, एक उज्जैनी। उज्जैनी में अशोक प्रांतीय गवर्नर था और तक्षशिला का जो प्रशासन है वो सुसीम देख रहा था। तो सुसीम जो है यह असफल रहा। इसके बाद में अशोक को वहाँ भेजा गया
और अशोक ने वहाँ जो विद्रोह है उसका दमन किया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता है, एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दोस्तों यह सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का। तो देखिए इसको आप अच्छे से याद करें क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता है इन दोनों में, और होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? सीरिया में देखो स है, एंटियोकस ये इसमें कस है, और डाइमेकस इसमें भी कस है, तो दोनों का कस मिला दीजिए दोस्तों। तो एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को भेजा, सीरिया का शासक था, और मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस, उसने डियानीसियस को भेजा दूत के रूप में। इसे मेली द्वितीय भी कहते थे फिलाडेल्फस को। तो फिलाडेल्फस जो है ये मिस्र का शासक था, और इसने दूत भेजा डियानीसियस, और एंटियोकस ने भेजा डाइमेकस। तो एंटियोकस और डाइमेकस ये दोनों आप याद कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो बच गया फिर फिलाडेल्फस। इसने भेजा डियानीसियस को। किसके दरबार में दोस्तों? इसने भेजा बिंदुसार के दरबार में। इसके बाद में शासक आता है अशोक। 273 से 232 ईस्वी पूर्व इसका शासन था। अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के लिए समर्पित और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका जो नाम है दोस्तों अशोक, वह 2 अभिलेख में मिलता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरएस एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। मास्की और गुर्जरा इन दोनों अभिलेखों में, ठीक है, इन दोनों लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अन्य जितने भी अभिलेख हैं या जो लेख हैं उन सभी में इसका नाम देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अशोक का नाम है वो सभी में ये मिलता है, जबकि 2 गुर्जरा और मास्की जो हैं यहाँ पर इसका नाम अशोक मिलता है। एक अभिलेखों में इसकी पत्नी का नाम, अशोक की पत्नी का नाम जो है ये मिलता है कारुवाकी। ठीक है फ्रेंड्स। और विदिशा की जो राजकुमारी थी उसके एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा, जो कि बाद में आगे जा कर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। इसके लिए अशोक ने दोस्तों कश्मीर और खोतान को भी विजय किया। खोतान ये अफ़गानिस्तान की तरफ पड़ेगा, और कश्मीर जो है आप जानते ही हैं। 8वें वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का मतलब हो गया 261 BC। 69 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था, 73 में इसने शासन संभाला था। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व इसने कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों। और एक अशोका शायद मूवी है वो आपने देखी होगी। तो कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को बुरी तरह से हराया। लेकिन जो कलिंग का जो मारकाट और जो दृश्य देखा युद्ध के बाद का अशोक ने, जब युद्ध भूमि पर जाकर के, तो उसके मन में विरक्ति आ गई युद्ध को लेकर के, और इसने हमेशा के लिए शस्त्र त्याग दिए। और दोस्तों उस समय कलिंग का शासक कौन था, ये भी प्रश्न आता है परीक्षा में। उस समय कलिंग का शासक था नंदराज। ठीक है दोस्तों, नंदराज जो शासक था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुफा लेख से। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख से नंदराज शासक जो था इसकी जानकारी मिलती है। और ये कब था? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 8वें वर्ष राज्याभिषेक के, या 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अशोक है इसने श्रमण निग्रोध और उपगुप्त इन दोनों के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इससे पहले ये शैव था। शैव का मतलब ये शिव का उपासक था। और यह जानकारी दोस्तों मिलती है कल्हण की राजतरंगिणी से। और कल्हण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। तो इसमें अशोक के बारे में बताया गया है कि अशोक पहले शैव था और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और प्रारंभ में मोगलीपुत्र तिस्स का भी इस पर प्रभाव था, जिसके कारण आगे जा कर के श्रमण निग्रोध और उपगुप्त से ये दीक्षा लेता है और बौद्ध बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी, सुदामा, कर्ण, चापार और विश्व झोपड़ी। तो इसको याद करना बहुत इजी है। कैसे? महाभारत के पात्र हैं दोस्तों, या कृष्ण के संबंधित हम कह सकते हैं। तो सुदामा कृष्ण के मित्र, कर्ण महाभारत का एक पात्र, चापार और विश्व
झोपड़ी। तो ये 4 गुफाएं बनवाई आजीवकों के लिए। आजीवक भी एक संप्रदाय होता है दोस्तों। तो उस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खलीपुत्र गोशाल थे। तो इनके लिए 4 अलग से गुफाएं बनवाई गई, गुफाएं बनवाई गई इनके आवास के लिए। ठीक है दोस्तों। अपने 10वें वर्ष ये जाता है बोध गया, ठीक है, और 20वें वर्ष ये जाता है लुम्बिनी या कपिलवस्तु। तो इस प्रकार से 2 यात्राएं इसने की। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है, रुन्मीदेई एक लेख है, वहाँ उसमें ये वर्णन है कि अशोक ने अपना जो कर है वह 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया। 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 6 अनाज की बोरियों में से 1 अनाज की बोरी देना, और 1/8 का मतलब हो गया कि 8 अनाज की बोरी यदि हो रही हैं तो 1 बोरी कर के रूप में चुकाना। तो इस प्रकार से कर कम किया। तो दोस्तों परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आता है इनडायरेक्टली कि आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ लेख कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों ये है रुन्मीदेई। ठीक है दोस्तों। और जो राज्याभिषेक संबंधित जो लघु शिलालेख है इसमें इसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है अशोक को। और अब बात करते हैं दोस्तों अशोक के धम्म की परिभाषा कुछ पाली भाषा में इस प्रकार दी गई है, अप असीनवे बहुकयाने सचे साचे माधवे चे। अप असीनवे बहुकयाने मतलब दया करना, दान करना, ये सभी जो हम पॉजिटिवली धर्म में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी बातें देखते हैं वो सारी धम्म में आती है। धम्म एक तरीका है, धम्म एक तरीका है या एक रास्ता है कि जिस प्रकार से हम चल करके और एक आदर्श स्थिति प्राप्त करते हैं। तो धम्म की जो परिभाषा है दोस्तों ये मिलती है 2 और 7वें स्तंभ लेख में। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा महल है, तो वहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं दोस्तों अमूमन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पट्टिका लगी होती है। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि 2 और जो 7वां खंबा है उसके ऊपर अशोक के धम्म की जानकारी या परिभाषा मिलती है। भाब्रू शिलालेख बैराठ में मिलता है, बहुत विस्तार से मैंने दोस्तों एक वीडियो बना रखा है, आप देखिए। एक भी क्वेश्चन जो पुरातात्विक स्थलों का है वो वहाँ नहीं छूट रहा है। राजस्थान की इतिहास की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो वहाँ भी यह है कि भाब्रू जो शिलालेख है इसमें अशोक त्रिरत्न के प्रति आस्था अर्पित करता है। त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो त्रिरत्न हैं इनके प्रति अशोक अपनी आस्था प्रकट करता है। इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सांची जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों लेखों में यह कहा गया है धम्म महामात्रों को कि जो बुद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म में फूट डालने की कोशिश करता है, ऐसे भिक्षु भिक्षुणियों को बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये कहाँ कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है सांची और सारनाथ के लेखों में। ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ प्रश्न है कि प्रथम जो शिलालेख है उसमें पशुवध का निषेध बताया गया है। अशोक के द्वारा पशुवध का निषेध किया गया है। तो किसमें किया गया है, प्रथम शिलालेख में। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि एक शिला रखी हुई है, शिला है बहुत बड़ी और उसके ऊपर एक पशु है, तो उसको मारने का जो है वो अशोक मना कर रहा है। तो इस प्रकार से शिलालेख, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों, परीक्षा में आ गया कि पशु वध का निषेध कहाँ है, तो ऑप्शन आ जाएंगे स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु लेख या गुहा लेख। तो इस प्रकार से शिला, आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक शिला है, उस शिला के ऊपर एक पशु बैठा है, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो प्रथम शिलालेख है उस पर पशु बलि की निंदा या पशु बलि का निषेध किया गया है। एक अनुसंधान भी एक शब्द है दोस्तों। अनुसंधान क्या होता था कि जो अशोक के अधिकारी थे, प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक आदि जो अधिकारी थे, ये प्रति 5 वर्ष धार्मिक दौरे पर जाते थे, उसे क्या कहा जाता था, अनुसंधान। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से जो हमने धम्म के कुछ प्रश्न देखे, अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात करते हैं धम्म महामात्र की। तो धम्म महामात्र का दोस्तों क्या कार्य था ये आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है परीक्षा में आपको वैकल्पिक जो उत्तर हैं वो ये आ जाएं कि धम्म महामात्र का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं था। तो यहाँ इस पुस्तक में 4 कार्य बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, मुख्य जो कार्य है
वो धम्म महामात्र, मतलब धम्म से शब्द शुरू हो रहा है तो धम्म इसका कार्य था। दूसरा कार्य है प्रजा को कल्याण और दानशीलता के लिए, कल्याण कार्य के लिए और दानशीलता के लिए प्रोत्साहन देना। तीसरा इसका कार्य था दोस्तों कि जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनकी सज़ा कम करना या उनकी सज़ा उससे उनको मुक्त कर देना, ये इनका तीसरा कार्य था। और चौथा इनका जो कार्य है वो था कि जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनको, उनके जो परिवार हैं उनको सहायता प्रदान करना। तो चारों कार्य दोस्तों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ जो पुस्तक में आगे एक दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अशोक ने जो अपने लेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली। दोस्तों कोई भी अच्छा कार्य होता है, बड़ा कार्य होता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से व्यक्ति प्रेरणा लेता है। तो अशोक ने प्रेरणा प्राप्त की दारा प्रथम या जिसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो अभिलेख लिखवाए अशोक ने, जो ये स्तंभ लेख लिखवाए, जो भी ये लेखन का जो कार्य करवाया, जो अभिलेख जो भी लिखवाए, ये सभी जो प्रेरणा है दोस्तों, ये इसने कहाँ से प्राप्त की। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ईरानी शासक था दोस्तों, ये इससे प्रेरणा प्राप्त की। तो यहाँ ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इसके बाद इसके जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश लेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो लेख हैं दोस्तों, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा जो टोपरा दिल्ली स्थित जो स्तंभ है उसके ऊपर 7 जो लेख हैं वो सभी उत्कीर्णित हैं। इसके अलावा दूसरे और तीसरी पंक्ति में यवन यूनानी राजा एंटियोकस द्वितीय है, उसका भी उल्लेख मिलता है। जो स्तंभ की दूसरी और तीसरी पंक्तियां हैं उसमें यूनानी शासक एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों अभिलेखों से पहले अशोक का विशेष रूप से कुछ इतिहासकारों को ज्ञान ही नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था कि इतना महान शासक भारत के इतिहास में हुआ है। लेकिन जैसे जैसे अभिलेख मिलते गए, उनका विस्तार होता गया और उनका क्षेत्र बढ़ता गया, तब हमें पता चला कि इतना महान शासक भी भारत की धरती पर हुआ है। और एक इतिहासकार है भंडारकर महोदय, उन्होंने तो दोस्तों केवल अभिलेखों के आधार पर पूरा इतिहास लिख डाला उनका। तो इसलिए जो अभिलेख हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है अशोक को जानने के लिए। और सर्वप्रथम किसने पढ़े ये? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ताम्रपर्णी का मतलब यहाँ है श्रीलंका। श्रीलंका का एक शासक था तिस्स, तो उसने भी अशोक से प्रेरणा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक ने प्रेरणा ली दारा प्रथम से या डेरियस प्रथम से, और अशोक से प्रेरणा ली तिस्स ने, जो कि श्रीलंका का शासक था। और इसके राज्याभिषेक के दूसरी वर्षगांठ पर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को वहाँ भेजा, जो कि बोधि वृक्ष लेके गया। और ऐसा माना जाता है कि इसी घटना से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो तिस्स आप याद रखिएगा। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी वंश का प्रथम और अंतिम शासक हमको याद होना जरूरी है। तो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक है बृहद्रथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रशासन की। तो जो राज्य है वो राज्य 7 अंग बताए गए हैं, सप्तांग बताए गए हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र पुस्तक में 7 अंग बताए गए हैं राज्य के। कौन कौन से अंग है दोस्तों? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, इस प्रकार से 7। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए, सीधा प्रश्न आए तो ये आ सकता है कि राजा के या राज्य के कितने अंग बताए गए हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 7 अंग। किसने बताए हैं? चंद्रगुप्त ने बताए हैं। किस पुस्तक में बताए हैं? अर्थशास्त्र में बताए हैं। लेकिन अब यदि प्रश्न का लेवल हम और थोड़ा यदि हम प्रश्न का लेवल और अपग्रेड करते हैं तो दोस्तों हमें पता चलता है कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो 7 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। अब इनको कैसे हम अच्छे से बहुत इजीली याद कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, जनपद हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। एक जनपद है, इमेजिन करेंगे हम, एक जनपद है, वहाँ एक दुर्ग है और उसमें बहुत बड़ा कोश है। एक जनपद है, उस जनपद में एक बहुत विशाल दुर्ग है और उसमें बहुत सारा कोश पड़ा है।
और निश्चित रूप से दोस्तों कोष जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ सुरक्षा के लिए सेना होगी। तो एक जनपद में बहुत बड़ा दुर्ग दूसरा नंबर हो गया, कोष है तीसरा हो गया और सेना हो गया चौथा। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो दुर्ग है उसकी दीवारों के ऊपर या बिल्कुल छत के ऊपर जो राजा है वो अपने अमात्य और अपने मित्र के साथ मंत्रणा कर रहा है। तो दोस्तों 3 तो हो गए व्यक्ति और 4 हो गए। इसके अलावा एक उल्लेख है यहाँ उपधा परीक्षण का। उपधा परीक्षण दोस्तों क्या होता था कि जो भी बड़ा अधिकारी या जो अधिकारी की नियुक्ति होती थी, कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, उसकी नैतिक परीक्षा ली जाती थी विभिन्न प्रकारों द्वारा। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी, एक राजा अपने प्रजा को बीज बांटता है और कहता है कि जो सबसे अच्छा उस बीज को उगा करके लाएगा, फूल लगा के लाएगा, उसको इनाम मिलेगी। तो जबकि वो बीज जो हैं वो भुने हुए थे। तो ऐसी नैतिक परीक्षाएं ली जाती थी, नीति को परखा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम केंद्र की। तो जो केंद्र है वहाँ पर 18 प्रमुख अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तीर्थ कहा जाता था। और यहाँ मैं थोड़ा सा उल्लेख और कर दूं कि वहाँ जो मुद्रा चलती थी वो कहलाती थी पण, याद रखिएगा, पण। इन 18 तीर्थों में प्रमुख थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ये प्रमुख होते थे इन 18 में। अब ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आप इसको आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, कभी आपके डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। देखिए, समाहर्ता, समाहर्ता यह तो कर संग्रह का कार्य करता था और सन्निधाता यह कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, तो समाहर्ता, इसको कैसे समझ पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं हो। हर्ता, हर्ता का मतलब हो गया हरने वाला। तो जो कर का संग्रह करने वाला, हरने वाला कौन होता था? समाहर्ता। और निधि, इसमें देखो एक शब्द बना हुआ है निधि। निधि क्या होता है दोस्तों? कोष। तो कोषाध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 26 प्रकार के विभागाध्यक्ष बताए गए हैं। कुछ सामान्य है जो नाम से बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, कुछ एक हम देखते हैं दोस्तों। एक है लूनाध्यक्ष। लूनाध्यक्ष जो है यह बूचड़ खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था। जो जहाँ जो पशु है वो काटे जाते थे उसके अध्यक्ष को लूनाध्यक्ष कहा जाता था। विविताध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों जो चारागाह भूमि है या चारागाह भूमि के अधिकारी को जो उसकी व्यवस्था देखता था। लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था जो मुद्रा की जो जांच करता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। आर्टविक जो वन आदि जो भूमि है उसका जो देखरेख करता था वो आर्टविक कहलाता था। इसके अलावा तो इस प्रकार से कुछ मैंने अलग से छांटे हैं जो हो सकता है परीक्षा में आ जाएं क्योंकि ये नाम से अलग दिख रहे हैं। तो देखिए लूनाध्यक्ष, इसको हम कैसे याद करेंगे कि बूचड़ खाने में जो पशु हैं उनको, देखिए दोस्तों क्या होता है जब हम अचार बनाते हैं या कोई भी जो जिसको हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं खाने को, तो उसको ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए हम उसमें नमक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ इससे आंसर ये निकल जाएगा कि जो बूचड़ खाना है उसका जो मांस है उसको सुरक्षित रखने के लिए लूण लगाया जाता था। लूण हमारी स्थानीय भाषा में नमक को कहते हैं। तो लूनाध्यक्ष हो गया बूचड़ खाने का। विविताध्यक्ष हो गया चारागाह का। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा, मुद्रा का वो लक्षण देखता था कि ये कैसी मुद्रा है, तो लक्षणाध्यक्ष हो गया। आर्टविक जंगलों के प्रशासक को कहा जाता था। तो दोस्तों अब देखते हैं हम प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय जो व्यवस्था होती थी यह है, इसमें जो मौर्य काल है अशोक के समय की बात कर रहे हैं, उस समय 5 प्रांत थे और 5 प्रांत इस प्रकार थे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 5 प्रांत थे। उत्तर में तो था उत्तरापथ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। उत्तर में उत्तरापथ, दक्षिण में दक्षिणापथ, ठीक है। लेकिन इनकी राजधानी थोड़ी याद कर लेंगे हम। उत्तरापथ की तो तक्षशिला और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी जो कि कर्नाटक में आता है। और पूर्वी जो राज्य था ये था कलिंग। कलिंग की राजधानी दोस्तों थी तोशाली, जैसे कि हमने पहले भी देखा। वहाँ का राजा अशोक के आक्रमण के समय नंदराज था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और जो पश्चिमी प्रांत था वो था अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी यानी उज्जैन। तो इस प्रकार से पश्चिम में उज्जैन, पूर्व में तोसाली कलिंग और दक्षिण में स्वर्णगिरी और उत्तर में तक्षशिला। और जो मध्य में बच गया 5वां, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों बहुत सिंपल हो गया, 5 ये राज्य थे। हो सकता है परीक्षा में इनकी राजधानियां पूछ ली जाएं।
प्रांत के जो मुखिया होते थे वो आर्य या कुमार होते थे, जो कि राजवंश से संबंधित होते थे, वही यहाँ का प्रशासन देखते थे। ठीक है दोस्तों। और मेगस्थनीज ने बताया है कि जो नगर होते थे उनका प्रशासन 30 सदस्य करते थे 6 समितियों के द्वारा। तो ये 6 समितियाँ कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे हम। पहला है उद्योग शिल्प से संबंधित निरीक्षण की समिति। उद्योग और शिल्प जो होता था उनके निरीक्षण करती थी एक समिति विदेशी या जो लोग आते थे उनकी देखरेख का कार्य करती थी। एक समिति का कार्य जन्म मृत्यु का पंजीकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने साल पहले, आज से 2300 साल पहले भी जन्म मृत्यु का पंजीकरण शुरू हो चुका था। और एक जो समिति व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करती थी। फिर 5वीं समिति का कार्य होता था निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण, कि विक्रय जो उसका हो रहा है वस्तु का, उसका निरीक्षण। और 6ठी समिति जो है वो बिक्री कर, जो कि 10वां भाग होता था, उसको लेती थी। इस प्रकार से 6 जो समितियां हैं, इसमें 3 तो हो गए व्यापार से संबंधित, उद्योग शिल्प, व्यापार वाणिज्य, निर्मित वस्तु का विक्रय और बिक्री कर। जो 4 समितियां हैं ये तो व्यापार से संबंधित, अर्थ से संबंधित हो गई। और 2 समितियां थी विदेशी यात्रियों की देखरेख करना और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक अधिकारी का नाम दिया गया है अंतपाल, जो कि सैन्य प्रबंधन करता था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सैन्य संगठन की। सैन्य संगठन में जो है इसकी जो देखरेख है ये 6 समितियां करती थी और ये 5 विभाग की देखरेख का कार्य करती थी। 5 विभाग कौन कौन से होते थे, जैसे कि आजकल रामायण महाभारत हम खूब देख रहे हैं। तो दोस्तों 4 विभाग तो वही हैं, पैदल, अश्वारोही और हाथी के या हस्ती सेना और रथ। इस प्रकार से जो 4 अंग हैं। और 5वां अंग था नौसेना। तो दोस्तों मौर्यों के पास नौसेना भी थी। इन सब की जो देखरेख का कार्य है वो कौन करता था, ये 6 समितियां करती थी। इसके अलावा 2 प्रकार के न्यायालय बताए गए, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो वर्तमान में दीवानी जो मामले हैं, दीवानी न्यायालय हैं, उसी प्रकार से धर्मस्थीय होते थे। और जो फौजदारी मामले हैं वो कंटक शोधन कहलाते थे। दीवानी मामलों में जैसे चोरी, डाका, लूट आदि जो अपराध होते थे उनका भी जो है ये धर्मस्थीय मामलों में देखा जाता था। इन अपराधों को दोस्तों कहा जाता था साहस। ठीक है, साहस, मध्यम साहस, ऐसे उसका वर्गीकरण होता था। तो जो साहस है ये किसे कहा जाता था, ये जो चोरी, लूट, ये जो मामले हैं इन्हें साहस कहा जाता था। और जो कंटक शोधन है इसमें फौजदारी मामले, और जिनमें मुख्यतया जो राज्य और व्यक्ति के बीच में जो मामले होते थे वे मामले कंटक शोधन में निपटाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक उल्लेख है कि जनपद के स्तर तक एक न्यायाधीश होता था जिसे रज्जुक कहा जाता था। सामाजिक स्थिति की बात करें, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, 4 वर्ण थे। लेकिन मेगस्थनीज जो कि यूनानी दार्शनिक था या यूनानी यात्री था जो कि भारत आया था, उसने जो भारतीय समाज है उसका वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने जैसा देखा वैसा ही लिख दिया। तो उसे कुछ जातियों का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने 7 जातियाँ जो कर्म पर आधारित हैं उनको लिख दिया। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि किस यात्री ने जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो किसने किया है दोस्तों, मेगस्थनीज ने। ठीक है। जबकि चाणक्य 4 वर्ण बताते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जातियाँ भी थी जो कि सम्मिलित हो रही थी। स्त्रियों को नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा मैंने वैदिक काल में बहुत अच्छे से समझा रखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।